नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। साइंस की 2 क्लास हम पहले ले चुके हैं, तीसरी क्लास आज शुरू कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने पहली 2 क्लासें देख ली होंगी। वहीं से आगे शुरू करते हैं। बीच में कुछ दिन की गैप रह गया, वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा चाहूँगा। विज्ञान पढ़ रहे थे। विज्ञान में लास्ट वीडियो में जब हमने समाप्त किया था वो किया था रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, और उसमें से भी 4 हमने पढ़ लेते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कितने थे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो हमने ऐसे कुछ नाम लिए थे, संयोजी यानी संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये हमने 7 प्रकार पढ़ने थे रासायनिक अभिक्रिया के। इसमें से पहले 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं, संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। सेकंड पार्ट में हमने इन्हें कंप्लीट कर लिया है। आज हम इन 3 को कंप्लीट कर रहे होंगे, रेडॉक्स, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। रेडॉक्स के साथ ही हमें एक और पढ़ना है, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन क्या होता है? अपचयन। तो आज हमारे टॉपिक रहेंगे रेडॉक्स, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उपचयन एवं अपचयन। ठीक है, इनकी परिभाषाओं को समझेंगे और उसी एक एक रासायनिक समीकरण भी इनमें हम देने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे उपचयन को। उपचयन, उपचयन क्या होता है? उपचयन को ही हम बोल देते हैं ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी हम ऑक्सीकरण बोलते हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया कोई हो रही है, उसमें पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगा? जब रासायनिक अभिक्रिया से किसी पदार्थ में, तत्व में या यौगिक में, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो जाए, ऑक्सीजन का योग हो जाए, उसी को हम बोल देते हैं उपचयन। एक रासायनिक समीकरण के माध्यम से अच्छे से समझ लेंगे। देखिए, अगर मेरे पास कॉपर है और कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करा दूं तो मेरे पास कॉपर ऑक्साइड निकल आता है। समझ रहे हो? यहाँ पर जो तत्व था कॉपर, वो बिना ऑक्सीजन के था, उसमें हमने ऑक्सीजन दे दी, ऑक्सीजन से उसकी रिएक्शन करा दी, उसके बाद हमें कॉपर ऑक्साइड मिला। इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ पर पहले नहीं था कॉपर के पास ऑक्सीजन, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो उत्पाद आया उसमें हमारे पास ऑक्सीजन आ गया। इसीलिए हम इसको कैसी अभिक्रिया बोल रहे हैं कि इसमें उपचयन हुआ है। फिर से समझना, उपचयन क्या होता है? किसी भी पदार्थ में या तत्व में ऑक्सीजन का मिलना ही उपचयन कहलाता है। ये बात समझ में आ गई? ऐसी उम्मीद आपसे कर रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं अपचयन। अपचयन क्या होता है? अपचयन इसका विपरीत हो जाता है। इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा था, इसमें क्या होगा? किसी यौगिक के पास ऑक्सीजन पहले से होगा, अब उसका ह्रास हो जाएगा, यानी वो अलग चला जाएगा। जैसे हम इसी को ले लें, अच्छा इसे संतुलित और कर लो, इसी के साथ पहले से संतुलित और कर लो। ऑक्साइड के इधर 2 हैं, इधर 1 है, तो इधर 2 कर लिए। अब इधर कॉपर के 2 हो गए तो इधर भी 2 करने पड़ेंगे। ये हो गया संतुलित। अब देखिए अपचयन। अपचयन में क्या होगा? जब रासायनिक अभिक्रिया में किसी
किसी पदार्थ में, रासायनिक अभिक्रिया से किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो जाए। ह्रास का मतलब होता है कमी, कमी हो जाए, उसी को हम क्या बोल देते हैं? अपचयन बोल देते हैं, अपचयन। ठीक है बच्चा, चलो अपचयन। अब एक और अच्छे से समझेंगे इसका रासायनिक समीकरण लेकर। मैं इसी को ले रहा हूँ, कॉपर ऑक्साइड को ही। कॉपर ऑक्साइड, इसमें पहले से ही O है, यानी एक यौगिक है जिसमें ऑक्सीजन पहले से ही है। इसमें अगर मैं H2 यानी हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या निकल के आता है? कॉपर अलग हो जाता है और प्लस में हमें जल प्राप्त हो जाता है। ये तो होगा, इधर कॉपर, इधर देखें कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था, जहाँ उत्पाद बना उससे ऑक्सीजन जो है गायब हो गया, यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, कमी आ गई। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, ये हो गया अपचयन। अच्छा, इधर एक चीज़ और देखेंगे आप, अगर इधर देखें कि ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड से इसमें देखें तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ये तो हो गया अपचयन। लेकिन इधर भी तो देख लो एक बार, यहाँ हाइड्रोजन सिंगल था, इसके पास ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया हुई उसके बाद आपको ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गई, तो ये क्या हो गया? उपचयन। एक ही अभिक्रिया है जिसमें दोनों चीज़ें हो रही हैं, अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है। ऐसी ही अभिक्रिया जिसमें एक ही साथ उपचयन भी हो जाए और अपचयन भी हो जाए, दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएं, उसी को हम बोल देते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। यही होती है रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। अच्छा समझें, अगर इसकी परिभाषा बनाने चाहें तो क्या कहेंगे? किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन एवं अपचयन दोनों हों, उसी को हम बोल देते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इसका उदाहरण ये है, ये दो चीज़ का उदाहरण बन गया है, अपचयन का भी रेडॉक्स का, और अगर चाहें तो आप इसी उदाहरण को उपचयन भी ले जा सकते हैं यहाँ की वजह से। ठीक है, तो ये बात आपकी अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो रहा है, तो इसी को रेडॉक्स अभिक्रिया का जो दूसरा नाम होता है, इसी को हम दूसरे नाम में क्या बोल देते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया को ही उपचयन अपचयन अभिक्रिया। ठीक है बच्चा, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो नोट करने के लिए, और ये उम्मीद तो मैं आपसे कर ही रहा हूँ कि आपके पास नोटबुक और पेन हाथ में होंगे, साथ ही साथ नोट करते जा रहे होंगे। बच्चे फेयर जरूर बनाते चलिएगा। चलो, तो अभी तक हमने पढ़ लिया है उपचयन को, अपचयन को और रेडॉक्स अभिक्रिया को। अब दो और बची हमारे पास, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। बेटा दूसरा डस्टर लेके आओ, दूसरा डस्टर लेके आओ, दूसरा वाला। ये सब काम नहीं कर रहा है अच्छे से। चलिए, अभी हमने पढ़ लिया है उपचयन, उपचयन, अपचयन और रेडॉक्स। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये क्या होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती हैं? बेटा ये अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती हैं जिनको हम कर रहे हैं और उसमें अभिक्रिया करने के बाद हमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाए। तो अगर इसकी परिभाषा लिखें तो जिन अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ऊष्मा प्राप्त हो जाती है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसका एक रासायनिक समीकरण ले लेते हैं। शायद आपने अच्छे से लास्ट वाली वीडियो को देखा हो, तो मैंने उसमें संयोजन के बारे में बताया था, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो उसमें एक उदाहरण लिया था, उसी उदाहरण को हम ऊष्माक्षेपी के रूप में भी ले लेते हैं।
देखो कैसे, हमने एक पढ़ा था कि अगर कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल से करा दें, ये क्या था, बिना बुझा हुआ चूना, ये है जल, अगर इसकी क्रिया करा दें तो हमारे पास क्या आता है, बुझा हुआ चूना प्लस ऊष्मा। ये हमने उसमें बताया था कि ऊष्मा इसमें से निकलती है। तो ऐसी कोई अभिक्रिया हो रही है, दो तत्व या यौगिक आपस में मिलकर के एक अभिक्रिया बना रहे हैं, एक उत्पाद बना रहे हैं, उसी को हमने संयोजन नाम दिया था, और उसमें एक ऊष्मा निकल रही है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिन्हें हम करा रहे हो और कराते समय ऊष्मा बाहर निकल आए, ऊष्मा आप देखेंगे उसमें एक धुएं के रूप में होती है, ठीक है बच्चे, या गर्म हो जाता है, हीट पकड़ लेती है। ये देखा होगा, ये बिना बुझा हुआ चूना जल, मैंने उसमें अच्छे से समझा दिया, सेकंड पार्ट में उसे देख लीजिएगा जिसने नहीं देखा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो उसमें क्षेपीय अभिक्रिया के बारे में हमने क्या जान लिया कि ऐसी अभिक्रिया जिन्हें हम कराएं और कराने के बाद हमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाए, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। आगे का देखते हैं, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है बेटा। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, ये इसका उल्टा हो जाता है। इसमें तो हमें ऊष्मा मिल रही थी, उत्पन्न हो रही थी, इसमें क्या होगा, इसमें ऊष्मा पहले चाहिए तब जाकर अभिक्रिया होगी। तो ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण हो, ऊष्मा का शोषण हो, यानी ऊष्मा लगे, उसी को क्या बोल देते हैं, उसे कह देते हैं ऊष्मा शोषी। अभिक्रिया, ठीक है बेटा। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। इसके लिए भी एक रासायनिक समीकरण ले लेते हैं। इसके लिए आप चलिए वियोजन की तरफ। वियोजन में हमने पढ़ाया था ना ऊष्मीय वियोजन, उसका उदाहरण यहाँ बन सकता है। वियोजन कितने प्रकार के थे, रिवाइज कर लीजिए अपने माइंड में। ऊष्मीय वियोजन, विद्युत अपघटन और प्रकाश अपघटन, देख लीजिएगा जिसने नहीं देखा लास्ट वीडियो में। चलिए, इसका हमने एक रासायनिक समीकरण लिया था जब ऊष्मीय वियोजन को पढ़ा रहे थे कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दे दें, यानी कि ऊष्मा का शोषण करा दें इसके साथ, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है, प्लस गैस कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है बाहर, समझ रहे। तो ये जो ये वाली जो अभिक्रिया हो रही है, इसी को हम बोल रहे हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया को कराने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ रही है, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम क्या नाम दे रहे हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये बात अच्छे से आपके समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चे, एक चीज और ध्यान देनी है आपको। मैंने सेकंड क्लास में जब तत्व लिखाए थे उसमें बेरिलियम के लिए मैंने Ba करा दिया है गलती से, उसे सुधार लेंगे। Ba नहीं होता है, ये बेरियम का होता है, Be लिखोगे बेरिलियम के लिए, ठीक है। एक तो ये अपना सुधार करेंगे। और मुझे एक दो कमेंट ऐसा दिखाए कि मैं लंबी वीडियो ना बनाऊं, छोटी वीडियो बनाऊं, तो मुझे लगता है कि 13 या 14-15 मिनट की इतनी वीडियो बहुत रहेगी आप लोगों के लिए, इतना हो ही गया होगा। चलिए, तो अभी आपका होमवर्क के लिए ये काम रहा कि आपको नोटबुक में अच्छे से उतारना है, एक फेयर बुक बनानी है अच्छे से। और देखिए, पढ़ना तो आप लोगों को ही है, जो भी करना है वो आपको करना है। मैं आपका जरिया बनने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपका समर्थन मिला तो मैं अच्छे से आप इन चीज़ों को पूरा कराऊंगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कह दिया है कि पूरा कराऊंगा, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आई है। चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। धन्यवाद।